वक्फ एक्ट के अंदर उन्होंने किया है। एक जगह आप कहते हैं कि साहब जो 5 साल का मुस्लिम इस्लाम प्रैक्टिशनर होना चाहिए वो वक्फ की जायदाद तो वक्फ कर सकता है, और दूसरी जगह आप जो है वो नॉन मुस्लिम को वक्फ की संरचना के अंदर वक्फ बोर्ड की संरचना में ला रहे हैं। 11 मेंबर में 7 मेंबर है जो नॉन मुस्लिम आ सकते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 में से कम 14 मेंबर उसमें आ सकते हैं। तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा यह है कि सबसे पहले तो जो सरकार के पास में प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब वो लिमिटेशन एक्ट उन्होंने लागू कर दिया उसका मकसद यह है कि 12 साल से ज्यादा की जिसके पास संपत्ति होगी वो जो कब्जाधारी वो मालिक बन जाएगा, और आपने मालिक बनाने का पूरा उस पर प्रावधान कर दिया। तो सबसे पहले सरकार की मंशा ये कि सरकार के पास जो प्रॉपर्टी है उस पर वो मालिक बन जाए, और अपने चहेतों के पास में जो प्रॉपर्टियां हैं जिसमें मुकेश अंबानी भी शामिल है और दूसरे लोग भी शामिल है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसके मालिक बन जाए, और बाकी जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर भी हम डिस्प्यूट क्रिएट करके और उसको मालिक बन जाए। डिस्प्यूट क्रिएट का उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। एक जगह तो सरकार कहती है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को राइट को हमने बढ़ा दिए है और हमें रेवेन्यू कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा करने की और रिट करने की परमिशन दे दी है, और एक जगह पर वो ऐसे कानून लेकर आ रही है, और ऐसे एक जो वक्फ के बारे में अगर कोई बात अपनी रखेगा तो एक ऑफिसर को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो ऑफिसर जो है इस बात के बारे में फैसला करेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। आज ये देखिए कि जो सरकार का नुमाइंदा होगा, जब गवर्नर या जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं के जो मुख्य हैं वो जब सरकार के 22 होकर काम कर रहे हैं, तो जो सरकार का अपॉइंट शुदा ऑफिसर होगा वो हम कैसे मान लेंगे कि वो न्याय करेगा? तो उस ऑफिसर्स को ये राइट होंगे कि जैसे उसके पास मुकदमा जाएगा वैसे ही तो वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में वो जो प्रॉपर्टी के बारे में फैसला लेगा उस फैसले की अपील भी नहीं है। जो ऑफिसर इस बारे में फैसला करेगा कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी अपील भी नहीं है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो संरचना की गई है उसके अंदर सारे नॉमिनेटेड होंगे, और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन सरकार अपॉइंट करेगी उसके खिलाफ किसी तरह कोई एक्शन मेंबर लेने का अधिकार नहीं होगा, कोई अविश्वास प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये टोटल जो है धार्मिक उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, और ये मुसलमान के साथ साथ जितने भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं हिंदुस्तान के वो सब इसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो सब इसके साथ जुड़कर इसके बिल की मुखालिफत में है। हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि इस सरकार इसको वापस ले, वरना बहुत बड़ा आंदोलन जो होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। थैंक यू। देखिए, हम कानून के दायरे में, संविधान की रोशनी में हमारा पूरा जो आंदोलन है, पूरा जो ये तहरीक चलेगी पूरे देश में चलेगी, और वो उसको हम चलाएंगे, विरोध करेंगे उसके दायरे में रहते हुए। अब अगर सरकार उसको नहीं चलाने देगी कोई परेशानी की बात है, लेकिन हमारा पूरा हम संविधान के दायरे में रहते हुए हम पूरा तरीके जो हक संविधान हमको देता है विरोध करने का जो हक है विरोध करेंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। देखिए सर, वक्फ के सरकार का ये कहना कि सरकार के इस बात को समझने के लिए आपको वक्फ प्रॉपर्टीज की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज आई कहां से। देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड कब से शुरू हुआ? बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न राजा टोडरमल ने देश को रेवेन्यू रिकॉर्ड दिया। उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में 400 साल तक एंट्रीज हैं कि ये देवस्थान की प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, ये कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये शमशान की प्रॉपर्टी है। फिर वो जब देश आजाद हो गया तो उस रेवेन्यू रिकॉर्ड से सरकार ने ही तो 1954 के वक्फ एक्ट के तहत सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया था, और वो सर्वे कमिश्नर कोई मुसलमान नहीं था, वो देश का एक IAS ऑफिसर था। उसने हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कस्बे में जाके इंक्वायरी करी, 10 साल तक इंक्वायरी करी, ऑब्जेक्शन को डिसाइड किया, और जब सरकार खुद मुतमईन हो गई कि हाँ ये प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तब सरकार ने उन प्रॉपर्टियों को गजट नोटिफिकेशन किया। तो पहला डॉक्यूमेंट सरकार ने खुद ने बनाया वो था सर्वे फॉर्म 1955 का। दूसरा डॉक्यूमेंट सरकार ने बनाया वो 1965 का गजट नोटिफिकेशन था। उसके बाद में पहला वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, और सरकार ने खुद ने कहा कि आज से ये हमारी निगाह में वक्फ प्रॉपर्टीज है और इनके आप केयर टेकर हैं। तो जो प्रॉपर्टीज सरकार ने खुद में वक्फ की मान के हमें दी, उन पे सवाल उठाना क्या चाहिए है? अब उसमें एक पे ये आता है कि वक्फ इस हाल पे इस वक्त। अब जो आदमी आके ये कहता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी पे इसने वक्फ में कब्जा कर लिया, तो सरकार को चाहिए पहले उससे पूछे कि अपना 400 साल से जो प्रॉपर्टी वक्फ है वो वक्फ ही रहेगी। देवस्थान की ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों की है,
देवस्थान की भी है, मंदिरों की भी है। हर राजा ने हर मजहब को एक अपनी दीनी प्रॉपर्टी दी और उसको चलाने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर्टी अलग से निकाली। हर मंदिर की कृषि प्रॉपर्टी होती है, उससे उस मंदिर को खर्चा आता है। हर मस्जिद की एक प्रॉपर्टी होती है, हर दरगाह की एक प्रॉपर्टी होती है, उनसे खेती होती है, फिर लगान आता है, उनसे वो दरगाहें चलती है। तो मंदिर तो छोटा सा है, मस्जिद तो छोटी सी है, लेकिन उसके पुजारी को, उसके हाफिज को खर्चा कहां से निकलेगा? लाइट पानी कहां से होगी उसके लिए? डीड एंड स्टेट्स ने जमीनें दी थी। तो आज सरकार हमसे उल्टा सवाल करती है कि आप बताइए, जो प्रॉपर्टी आपने हमें दी है उसके लिए हमसे पूछते हो कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई। और जो आदमी कहता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया, वो अपना टाइटल दिखाए हुए, कहां से आई प्रॉपर्टी आपके पास में? आज वक्त की प्रॉपर्टी 200 साल से है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपसे कहता हूं कि किसी गांव के अंदर किसी राजा ने 50 बीघा जमीन स्वामिस्तान की दे दी, और यहां भी कैसे हुआ? मैं आपको जयपुर की बात करता हूं, जयपुर की दोनों प्रॉपर्टी की मिसाल देता हूं। मैं खुद उस केस का वकील हूं। शास्त्री नगर कब्रिस्तान कहां था? पहले आप सब लोग जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। शास्त्री नगर कब्रिस्तान जराना हॉस्पिटल की जमीन पे था। 1895 के अंदर इस जराना हॉस्पिटल को बनाया। डीड स्टेट ने इस प्रॉपर्टी को शास्त्री नगर के अंदर शिफ्ट किया। 54 बीघा प्रॉपर्टी सर पट्टा है गवर्नमेंट का, डीड स्टेट का। उस जमाने के अंदर नाहरगढ़ से नाला आता था जो उस 54 बीघा को डिमार्केशन करता था। तो 34 बीघा इधर रह गई, 16 बीघा उधर चली गई। तो उस जमाने में इतनी आबादी नहीं थी उस बेल्ट के अंदर, तो मुर्दे सिर्फ इधर ही दफन होते रहे। तो जब सर्वे कमिश्नर आया और उसने पूछा भाई ये प्रॉपर्टी कहां से कहां तक की है, जिसने जहां बताया उसने वहां तक नोट कर लिया। लेकिन आपके खुद के ही रिकॉर्ड के अंदर लिखी हुई है ना, आपकी स्टेट का दिया हुआ पट्टा है ना, आपके गजट नोटिफिकेशन में 54 बीघा लिखी हुई है ना, उस पर क्या डिस्प्यूट है? अब आप ताकत में हो, आपके पास पावर है, नंबर ऑफ गेम्स है, तो आप कर लीजिए जो आपके दिल में है, लाठी चलाइए अपनी। तो सर ये ऐसे नहीं हो सकता। आप अगर मन मर्जी से चला के आप ताकत की बलबूते पे किसी चीज को लेना चाहते हो तो ले लीजिए, आज आप ताकत में ले लीजिए, जिससे जो हो सकेगा। दूसरी बात, हमारे साहब ने कहा कैजुअलिटीज की एक बात आपने कही, मैं उसको कंफर्म करता हूँ। आपकी तरफ से एक सवाल आया था, जब शास्त्री नगर कब्रिस्तान के ऊपर पुलिस ने फायरिंग करी थी तो कैजुअलिटी हमारी ही हुई थी। अपने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करी थी, किसी और की कैजुअलिटी नहीं हुई। तो इनका मकसद सिर्फ उससे ही है कि अगर फिर ऐसा मौका आया तो हम अपनी जानें फिर कुर्बान करें।